हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो एज यू नो, हमारी सर्वाधार सीरीज इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, जहां पर हम 9 सोर्सेज को कवर करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना एंड कुरुक्षेत्र। सो आपको जैसा कि पता है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे प्रीवियस 1 वीक पहले जितने भी आपके करंट अफेयर्स रहे हैं दैट वी डिस्कस। ऐसा क्यों किया गया है? जिससे कि आप इसको रिवाइज भी कर पाएं। सो वंस यू डन योर स्टैटिक पोर्शन, जैसे ही आप अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि मंडेज है, तो मंडेज को आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिटी से रिलेटेड जो जो आपको करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर पाएं। इसीलिए आपको ऐसा सब्जेक्ट वाइज हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। सबसे पहला है जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड नेक्स्ट सीजीआई। सो आप देख सकते हैं, एज यू नो, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको सीजीआई अपॉइंट कर दिया जाता है। इट इज कन्वेंशनली नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है जस्टिस संजीव खन्ना को एज दी 51st। नाउ ही इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कहता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में देखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं बताया है कि सीजीआई कौन होगा। तो कन्वेंशन क्या है? जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या लगाया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो क्लॉज 2 है आपके आर्टिकल 124 का, वो ये कहता है दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो जो भी कोर्ट का जज है वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। नाउ एज यू नो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? इट इज द प्रेसिडेंट, राइट? सो दस इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द प्रोसीजर टू अपॉइंट सीजीआई relies on convention. So as I've told you, convention क्या है? जो भी senior most judge होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है as the CJI, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो as such कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। क्लैरिटी है? नाउ कन्वेंशन क्या है? जो भी आउटगोइंग सीजीआई होते हैं वो रेकमेंड करते हैं इज उनके सक्सेसर एज अ प्रैक्टिस विच इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। तो एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर सीनियोरिटी के बेसिस पे क्या अपॉइंट किया जाता है? सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है ना। सीनियोरिटी जो है वो बेसिकली इट इज नॉट डिफाइंड बाय एज बट बाय द नंबर ऑफ इयर्स अ जज हैज बीन सर्विंग इन द टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री। सो एज से नहीं होता है, बट क्या होता है? जितने भी उन्होंने नंबर ऑफ इयर्स सर्व किया है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। जितने ज्यादा इयर्स सर्व करे हैं उनको आपको देखने को मिलता है सीजीआई लगाया जाता है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो ही हैव बीन एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट। सो एज यू नो, सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या देखने को मिलता है? या फिर वो 10 साल से एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के, या फिर वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट। सो एज यू नो, सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको ये देखने को मिलती हैं। एंड फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? ही मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और इन तीनों में से कुछ भी हो, या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या फिर 10 साल से हाई कोर्ट के एडवोकेट हो, या फिर क्या आपको देखने को मिलता है? बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ना रिमूवल की अगर बात करते हैं तो एज यू नो, जब हम रिमूवल की बात करते हैं तो इस स्टैटिक पोर्शन में आपने जरूर पढ़ा होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होती है एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। ठीक है, सो यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से इनको रिमूव किया जा सकता है। नाउ विद द एड्रेस इन द सेम सेशन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, किन ग्राउंड्स के लिए? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो दोनों ही हाउसेस से क्या करवाना पड़ता है? स्पेशल मेजॉरिटी लेनी पड़ती है, तभी इनको रिमूव किया जा सकता है। क्लैरिटी है? सिंपल है। हमने स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर लिया, जो करंट में था उसको भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आपको न्यूज देखने को मिलती है स्टबल बर्निंग वायलेट्स आर्टिकल 21। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया है कि जो स्टबल बर्निंग है वो बेसिकली सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को डैमेज करती है, एंड दैट टू आर्टिकल 21। क्योंकि आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको देखने को मिलता है। एंड राइट टू लाइफ की अगर बात करते हैं उसके एम्बिट में बहुत कुछ आ जाता है, तभी आर्टिकल 21 को सबसे बड़ा आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से आपको आर्टिकल 21 में बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलता है, विच इज नोन एज राइट टू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये भी किसके अंडर है? ये आर्टिकल 21 के अंडर देखने को मिलता है, और जिसके तहत ये कहा गया है कि जो स्टबल बर्निंग है इससे दिक्कतें होती हैं किसको?
इंडिविजुअल्स को, तभी आर्टिकल 21 के तहत आपको देखने को मिलता है। सो कोर्ट ने रेज किए हैं क्वेश्चंस द रिगार्डिंग द एक्शंस टेकन बाय द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो CAQM के अगेंस्ट यहाँ पर आप कंसर्न्स रेज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया है कि pointed out that a proper machinery for collection of fines under section 15 of the Environment Protection Act had not been formulated. So as such आपको section 15 के तहत देखने को मिलता है कि इन पे फाइन लगाने जाने चाहिए, लेकिन फाइन जो है उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट अभी तक भी नहीं किया गया है। तभी यहाँ पर कंसर्न्स रेज किए हैं किस कमीशन के ऊपर? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। राइट, क्लैरिटी है। नाउ स्टबल बर्निंग है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। सो बेसिकली ये इंटेंशनल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको कंसर्न्स रेज होते हुए दिखते हैं। इट इज इंटेंशनल सेटिंग फायर टू द क्रॉप रेजिड्यू। जो भी क्रॉप बच जाता है, कटाई के बाद बच जाता है, तो उसको आग लगा दी जाती है, उसको स्टबल बर्निंग कहा जाता है। राइट, सो जो रिमेन्स हैं फील्ड में, दे आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स, जो भी राइस व्हीट की जब आप कटाई करते हैं उसके बाद जो रह जाता है, रेजिड्यू रह जाता है, उसको आग लगा दी जाती है, उसको कहा जाता है स्टबल बर्निंग। क्लैरिटी है। जनरली आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है, जिससे कि क्या किया जाता है, क्विकली क्लियर कर दिया जाता है फील्ड को, नहीं तो टाइम लगेगा, है ना। तो क्या होता है, जब हार्वेस्ट कर ली जाती है उसके बाद क्विकली यू वांट टू हैव अ क्लियर फील्ड, उसके लिए आप क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसको स्टबल बर्निंग कहा जाता है। सो स्मोक जो है स्टबल का, वो बेसिकली हार्मफुल पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपको PM2.5, PM10 देखने को मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलता है, और अदर ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। सो एक तरह से रीजंस क्या है स्टबल बर्निंग के? सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत इजी है आग लगाना, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड को क्लियर कर पाते हो। दूसरा टाइम सेविंग है, और तीसरा आपको देखने को मिलता है लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। भाई फार्मर्स भी क्या करें जब उनके पास स्टबल रिमूव करने के लिए एज सच रिसोर्सेज नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट है, और दूसरा है ही नहीं कि किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लिमिटेड आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स भी मजबूर हैं, वो क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं। सो दीज आर द रीजंस फॉर स्टबल बर्निंग। नाउ दिल्ली मोर पोल्यूटेड कैसे हो जाता है अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से? क्योंकि जो दिल्ली की लोकेशन है ना, वो क्रूशियल हो जाती है। जो दिल्ली की लोकेशन है वो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन में है, जो कि ट्रैप कर लेता है किसको, पोल्यूटेंट्स को, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि आसपास माउंटेन्स सराउंड कर रहे हैं, तो जो ट्रैप्ड आपका पोल्यूटेंट है वो उस वाले सिटी में आपको देखने को मिलता है। तो स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होता है, मैसिव अमाउंट्स में ये जो स्मोक है इसको लिबरेट किया जाता है, और ये ड्रिफ्ट कर जाता है किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है, और वहीं पर रह जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा स्मोक देखने को मिलता है। राइट, और थर्ड की अगर बात करते हैं, तो क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर एमिशंस भी हैं, जो कि एक्चुअली में एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा बुरा कर देती हैं, वर्सन कर देती हैं। और फोर्थ, जो दिल्ली है ना, इस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है, विच इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, नहीं तो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज करती है वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब है जैसे जैसे आप राइज करेंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो लो की बजाय हाई होना शुरू हो जाता है, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है, नदर्न प्लेन्स में आपको यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो कूलर एयर है वो ट्रैप कर लेती है किसको, पोल्यूटेंट्स को, क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। सो रीजंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो दिल्ली है वो ज्यादा पोल्यूटेड क्यों रहता है अदर मेट्रोपॉलिटन एरिया से। ना क्योंकि हमने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? इट इज अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड अडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत बनाया जाता है। इसका काम ही क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट करवाया गया था एक कमीशन, जिसका काम क्या है, कोऑर्डिनेट करना, रिसर्च करना, आइडेंटिफाई करना और रिजॉल्व करना दैट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड द अडजॉइनिंग एरियाज। सो इसका काम ही यही है कि वो बेसिकली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करता है इन द NCR एज वेल एज इन द सराउंडिंग रीजन्स।
राइट ना। पावर्स क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो आप देख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक्टिविटीज को जो भी इन्फ्लुएंस करती हैं एयर क्वालिटी को लोअर डाउन करने में। प्रिपेयर करता है कोड्स और गाइडलाइंस। ये इशू करता है डायरेक्शंस ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग inspections and may impose and collect environmental compensation. This is very crucial. यहाँ पर फार्मर्स जो एक्चुअली में स्टबल बर्निंग करते हैं उनसे यहाँ पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है और एनवायरमेंटल चार्जेस कॉम्पनसेशन लिखी जा सकती हैं। दूसरा, ये जो कमीशन है ये ऑर्डर्स भी देता है जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है एनसीआर में ग्रैप के तहत, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन के तहत ये ऑर्डर्स भी इशू करता है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो जो भी ऑर्डर्स या डायरेक्शंस इस कमीशन के होंगे दे विल प्रिवेल ओवर द ऑर्डर्स रिस्पेक्टिव टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से ज्यादा आपको एक तरह से पावर देखने को मिलती है इस कमीशन के पास, ठीक है। तो ये आपको पावर्स देखने को मिलती हैं किसकी, कमीशन की। क्लैरिटी है, सो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं व्हिच इज बेल प्रोविजंस अंडर बीएनएसएस फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। ना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है कि अभी तक ट्रायल चल रहा है लेकिन जब वो ट्रायल में है तो वो किस में है, जेल में है, मतलब जुडिशियल कस्टडी के तहत हैं। तो उनके लिए आपको बेल प्रोविजंस के लिए क्या देखने को मिलता है बीएनएसएस में, उसके बारे में आपको न्यूज देखने को मिल रही है। तो जो सेक्शन 479 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत वो एम करता है, इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट रिलीफ टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। सो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं क्योंकि उनकी लिबर्टी और फ्रीडम पे एक कर्ब किया जाता है उनको जुडिशियल कस्टडी में रखते हुए, तो बेल प्रोविजंस उनको प्रोवाइड की गई हैं बीएनएसएस में, राइट। नाउ बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो ये एडवाइजरी है ये बेसिकली क्या होती है, इट राइजिंग कंसर्न्स ऑफ ओवर क्राउडेड प्रिजन्स। ना प्रिजन्स में इतनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो चुकी है कि जिन पे अभी ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन नहीं हुई है, अभी चल रहा है, अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी हैं, ठीक है। और हमारा लॉ क्या कहता है, जब तक वो गिल्टी नहीं है तब तक वो क्या है, इनोसेंट है ना। तो अब क्या होता है, जब ट्रायल चल रहा होता है तो इतना ज्यादा भर के लोगों को जेल में अरेस्ट कर लिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में छोड़ दिया जाता है, उनको कहा जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो कोशिश ये की जा रही है क्योंकि इतना ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है और ये प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से बीएनएसएस में आपको कुछ रिलीफ देखने को मिला है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए। सो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल्स आपको इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। और अगर हम एनसीआरबी की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है जो 77% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन है इट कंसिस्ट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। कैन यू इमेजिन, उन पे अभी तक कन्विक्शन भी नहीं हुई है, वो उन पे सिर्फ अभी केस चल रहा है लेकिन फिर भी उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, जिसकी वजह से 77% जो हमारे जेल्स हैं वो आज भी प्री ऑक्यूपाइड किससे हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से ही। क्लैरिटी है। नाउ रीजंस क्या है, सबसे पहले स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजंस। बेल प्रोविजंस बहुत इजीली दी जाती हैं, प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो एज सच बेल प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, सारे केसेस कहाँ पर जाते हैं बेल्स के, दैट इज टू हाई कोर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है जो ये बेल प्रोविजंस हैं बहुत स्ट्रिंजेंट है। नेक्स्ट, डिलेड रिमिशन एंड पैरोल। अब रिमिशन और पैरोल नहीं दी जाती है, बहुत डिले करी जाती है, बहुत हर्डल्स आपको देखने को मिलते हैं। और इनसफिशिएंट प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिजन की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितने आपने यहाँ पर प्रिजनर्स भर रखे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है ओवर क्राउडिंग हो जाती है ना। आपको प्रोविजंस क्या देखने को मिलती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा 479 ना। बेसिकली जो प्रिजनर्स हैं हु हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एलिजिड ऑफेंस आर नाउ एलिजिबल टू बेल ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई क्राइम इंसिडेंट हुआ, क्राइम इंसिडेंट में ये कहा गया जो एक्यूज्ड है, अभी वो कन्विक्शन में नहीं है, एक्यूज्ड है, उस पर केस चल रहा है, मान लो मर्डर के चार्जेस लगे हैं, किसके लगे हैं, मर्डर के चार्जेस लगे हैं ना। मान लो उसकी पनिशमेंट, एग्जांपल ले रही हूं, उसकी पनिशमेंट है 7 साल। अगर वो अंडर ट्रायल में, कन्विक्शन में नहीं, अंडर ट्रायल में ही 3.5 साल व्यतीत कर चुका है तो उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी। तो एक तरह से प्रोविजन दिया गया है कि जो भी पनिशमेंट है, अगर आप उस पनिशमेंट की आधी सजा जेल में काट चुके हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर बेल, आप बेल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो हैं दे आर एंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन अ पर्सनल बॉन्ड इफ दे हैव सर्व्ड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस। जो भी मैक्सिमम सेंटेंस है, मान लो मैक्सिमम सेंटेंस यहाँ पर 9 ईयर्स है, तो 1/3 अगर जो पहले
फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, जो तो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके लिए बेल प्रोविजंस हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है बेसिकली अगर उन्होंने 1/3 टर्म भी जुडिशियल कस्टडी में निकाल दिया है तो दे आर एलिजिबल फॉर बेल। क्लैरिटी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच इज ई प्रिजन्स पोर्टल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ई प्रिजन्स पोर्टल यहाँ पर दे रखा है, जो भी क्विक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एलिजिबल प्रिजनर्स की, तो एमएचए ने यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोविजंस लगाई हैं और जो नेशनल ई प्रिजन पोर्टल में आपको एनलिस्ट करा है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस दैट प्रिजनर्स हैव बीन चार्ज्ड विद, मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाएगा, और जो डेट ऑफ कंप्लीशन है 1/2 या 1/3 की ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर एन ऑफेंस। सो एक तरह से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ई प्रिजन्स पोर्टल भी लगाया गया है। क्लैरिटी है। सो नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं विच इज क्लासिकल स्टेटस फॉर 5 लैंग्वेजेस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेजेस जो इंक्लूड की हैं, इट इज मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 5 को आप देख सकते हैं क्लासिकल स्टेटस का एक तरह से स्टेटस दिया गया है ना। डेजिग्नेशन की अगर बात करते हैं ऑफ अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल, इट एम्स टू ऑनर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस डिक्लेरेशन किस किस का हुआ है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये हमें क्लासिकल लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज ना। क्लासिकल लैंग्वेज की क्या क्राइटेरियाज हैं उसको हम अभी रीड करेंगे। हमारे यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेस ये सारी एग्जिस्ट करती थी, अब क्या बोला गया है 5 लैंग्वेजेस और हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस के स्टेटस के तहत आती हैं ना। क्राइटेरिया क्या है तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री होनी चाहिए उनकी ओवर 1000 ईयर्स, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर viewed as valuable, and third an original literary tradition। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हिस्ट्री होनी चाहिए 1000 साल से पुरानी, दूसरा बॉडी होनी चाहिए एंशिएंट लिटरेचर की जो वैल्यूएबल होनी चाहिए, और तीसरा एक ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए ना। चेंजेस की अगर बात करते हैं तो रिवाइज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, जुलाई 2024 में किया गया है। पहला है नॉलेज टेक्स्ट बियॉन्ड पोइट्री, पोइट्री के बियॉन्ड आपको नॉलेज टेक्स्ट देखने को मिले। दूसरा हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होना चाहिए, हिस्ट्री में जो इनकी जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी वैल्यूएबल प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा एक्नॉलेजमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस करेक्शंस टू क्लासिकल लैंग्वेज। सो ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं 2024 में। सो पहले क्राइटेरिया 3 ही क्राइटेरियाज एग्जिस्ट करते थे, अब इसकी मॉडिफिकेशन की गई है। अब मॉडिफिकेशन में क्या कहा गया है कि जो मॉडर्न आज आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं उस लैंग्वेज की बेसिकली कनेक्शंस होने चाहिए उस क्लासिकल लैंग्वेज से भी। क्लैरिटी है। तो ये 3 क्राइटेरियाज को इंक्लूड किया गया है। अगेन यू हैव टू लर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन पॉलिटी। अगेन जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं दैट आर वेरी क्रूशियल। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो जो हमने न्यूज़ेस पढ़ी हैं वहां पर आप स्टैटिक के साथ इसको जरूर मर्ज कीजिए, उसके बाद ही आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होगी। क्योंकि करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर्स से नहीं लिंक करना होता, लेकिन करंट अफेयर्स हैज टू बी लिंक्ड विद द स्टैटिक पोर्शन, देन एंड दैट ओनली आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बना सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।